Jai Mata Di. Today we are going to talk about the theatre of the absurd. The theatre of the absurd का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल absurd का मतलब जो क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने, जिसने ये टर्म को कॉइन किया था, उन्होंने बताया absurd means no objective, no purpose, no goal. That means कि absurd, that means कि जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है. क्यों कब आया था ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड था, वो मर्ज हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में. और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में लोगों को लगने लगा था कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उसमें इतना सारा नुकसान हुआ था और लाइफ का कोई मोटिव नहीं रह गया था. तो उस टाइम पे क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने ये जो टर्म है वो कॉइन किया था इन 1960 अपने एसे में, द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड. सो ये सिंपली एक्सप्रेस क्या करता है? द थॉट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट हैज नो मीनिंग और पर्पस. दैट मीन्स कि इंसान का रहना नहीं रहना जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, ऐसी चीज़ों को द थिएटर ऑफ अब्सर्ड में लिखा जाने लगा. दैट मीन्स प्ले राइट जो प्ले लिखते थे, उनको देखिए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं. वेटिंग फॉर गोडो और द बर्थडे पार्टी, ये जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि द थिएटर ऑफ अब्सर्ड में किस तरीके के जो वर्क थे वो लिखे जा रहे थे. क्योंकि इन वर्क्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर कोई ट्रबल आ रही है, कोई लॉजिक दिया जा रहा है, तो वो इतने फनी वे में दिया जा रहा है, उससे जो सिचुएशन है वो शॉर्ट आउट, जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं हो रही है, वो मतलब और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है, कभी साइलेंस हो जाता है उसमें. मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ऐसे प्लेज में, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में. तो जो द फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कैमस इन हिज 1942 essay myth of Sisyphus describe the human situation as meaningless and absurd. मतलब पहले तो इन्होंने ही जिक्र किया था, सबसे पहले जो फ्रेंच फिलोसोफर थे एल्बर्ट कैमस का नाम आता है, लेकिन इस टर्म को कॉइन करने का जो हम कह सकते हैं श्रेय जो जाता है वो मार्टिन एस्लिन को ही जाता है. सो होप आपको समझ में आया होगा कि इन शॉर्ट ये जो टर्म है फर्स्ट जो है मार्टिन एस्लिन ने ही यूज की थी अपने ऐसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में इन 1960. बट ये जो टर्म है ये आई थी एल्बर्ट कैमस का जो वर्क है द मिथ ऑफ सिसिफस, विच वाज रिटन इन 1942. होप आपको इतना समझ में आया होगा. दैट थिएटर ऑफ एब्सर्ड में अगर मेनली देखा जाए तो बात ही इस चीज की होती थी कि वाई ह्यूमन बींग्स इवन एग्जिस्ट, कि कोई मतलब ही नहीं बनता है. कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्जिस्टेंशियलिज्म सबसे पहले आता है कि इन प्लेज का जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमंस का क्या काम है, क्योंकि उनका फेट है, उनका जो भी वर्क है वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, क्योंकि वो उनके फेट आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो फिर इसमें इस ऐसे संसार में रहने से मतलब ही क्या है. इस तरीके की चीजें होती थी. सो ये जो है ये थिएटर था, ये फॉर्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और जैसा मैंने बताया सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज बिटवीन 1939 टू 1945 चला था. उसके बाद ये जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो था ये फॉर्म हुआ था. So, the theatre of absurd is a dramatic literary moment that was popular in Europe from 1940s to 80s. Okay. और ये जो है इसमें जो स्टेज किया जाता था वो जैसे पहले के जो थिएटर में जो प्लेज होते थे जब वो स्टेज किए जाते थे उनसे बिल्कुल हटके था. ये जो थे वो ऑडियंस को शॉक कर रहे थे. तो इस तरीके की चीज़ें इनमें लिखी जा रही थी, इस तरीके के वर्क्स जो थे वो लिखे जा रहे थे कि जब उनको परफॉर्म किया जा रहा था उन प्लेज को, तो मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो रही है. वेटिंग फॉर गोडो जो है इसका फाउंडेशनल वर्क माना जाता है. एक बार अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के वर्क लिखे जा रहे थे. जैसा मैंने बताया एग्जिस्टेंशियलिज्म, फ्यूटाइल एक्शंस जो थे वो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि वो एक्शंस क्यों हो रहे हैं, उनका क्या गोल है. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या फिर कोई भी उस प्ले में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस वजह से हो रही हैं और इसका जो है सॉल्यूशन क्या बताया जाएगा उसके बाद में. इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं. अगर हम देखें कि जो
इस टाइम पे प्ले राइट्स कौन से थे जो इम्पोर्टेंट हैं द थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जो कनेक्टेड हैं, तो वो इम्पोर्टेंट प्ले राइट्स हैं सैमुअल बेकेट, यूजीन आनेस्को, जीन जैनेट, आर्थर एडमॉ एंड हैरोल्ड पिंटर। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं या फिर आप प्रोमिनेंट प्ले राइट्स कह सकते हो जिनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात होती है तो सैमुअल बेकेट जो हैं, यूजिन आनेस्को हैं और जीन जैनेट हैं, हैरोल्ड पिंटर हैं, इनका नाम ज़रूर आता है। और अगर इनके वर्क्स, जैसा मैंने दो वर्क्स तो अभी आपको बताए थे, वेटिंग फॉर गोडो सैमुअल बैकेट का और द बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का, द बालकनी जीन जैनेट का, द बाल्ड सोप्रानो बाय यूजिन इनोस्को। सो ये जो है सारे वर्क ये आप ज़रूर माइंड में रखेंगे, क्योंकि ये सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं, और अगर आप चाहो तो ये जो वेटिंग फॉर गोडो है, द बर्थडे पार्टी है, ये एक बार ज़रूर पढ़ के देखना, इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के वर्क्स थे, कैसी प्रॉब्लम्स थी, या उसमें किस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही थी जो आपस में कनेक्ट नहीं हो रही थी, क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे थे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो ये सब कुछ था इसके बारे में कि किस तरीके से वो जो प्लॉट्स थे वो चेंज होते हैं, या फिर कोई नॉनसेंस चीज़ें जो हैं वो प्ले में दिखाई जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें द थिएटर ऑफ एब्सर्ड में हो रही थी। होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके की चीज़ें हो रही थी। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.